नमस्कार बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले बधाई कि आप झारखंड पीसीएस प्री एग्ज़ाम पास किए हैं। और अब आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अमृतानंद सिंह जोहार एजू कैंप के प्लेटफॉर्म पर। आप सबों को मैं झारखंड पीसीएस के जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन पेपर 6 मेंस को पढ़ाने जा रहा हूं। तो झारखंड पीसीएस यानी जेपीएससी 7th का एग्ज़ाम के लिए हम आपको तैयारी करा रहे हैं और हमें बड़ा ही खुशी हुआ जब हमें झारखंड पीसीएस को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरा भी संबंध झारखंड के धनबाद से है। हमारे पिताजी झारखंड के कोलियरी में काम करते थे, तो इस प्रकार से झारखंड पीसीएस को पढ़ाकर हम इस झारखंड के ऋण से कुछ ऋण होने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी तथ्य है वो मैं पढ़ाऊँगा। मैं दिल्ली से आपको पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने बड़े सारे पीसीएस और यूपीएससी के क्लासेस में साइंस टेक पढ़ाते रहा हूँ और ये झारखंड पीसीएस में हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। तो आइए आप सबों का 7वीं जेपीएससी के मेंस पेपर में आप लोगों का स्वागत है। और आइए हम लोग साइंस के सिलेबस के बारे में पहले डिस्कशन करें और फिर देखते हैं कि साइंस में क्या क्या सिलेबस होगा और उसको किस रणनीति से पढ़ा जाए ताकि आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। बिना किसी परेशानी का आप झारखंड पीसीएस को कैसे पास कर सकते हैं। देखिए, झारखंड पीसीएस का एक जो मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि झारखंड पीसीएस का सिलेबस बहुत लंबा है, ज़्यादा सिलेबसों को पढ़ना है। तो ये ज़्यादा सिलेबस किसी एक लड़के को पढ़ना है ऐसा नहीं, सभी बच्चों को लंबा ही सिलेबस पढ़ना है। तो यदि आपको लंबा सिलेबस मिल रहा है तो सभी को लंबा सिलेबस मिल रहा है। तो इसमें आपको 6 पेपर है मेंस में, और जैसा कि आप जानते हैं कि एक पेपर का वैल्यू 200 मार्क्स का है। तो आइए हम लोग इस जोहार एजू कैंपस नाम के चैनल पर आपको हम मेंस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप जोहार एजुकेशन कैंपस पर जुड़िए और अपने मित्रों को भी जोड़िए, और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप अपने परीक्षा में 100% कामयाबी को प्राप्त करेंगे। हमारे साथ आप ध्यान से पढ़ना शुरू करें। तो देखिए, सबसे पहले जो झारखंड पीसीएस है, जेपीएससी है, इसका पेपर 6 ये 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का है पेपर 6, 200 मार्क्स का है। और इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें क्वेश्चन 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूसरा पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसकी संख्या होती है 20 और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जरिए आपको 40 नंबर प्राप्त होंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड होते हैं। यानी क्वेश्चन के 4 आंसर हैं, जैसा आपने प्री में दिया वैसा ही उसी तरीके का क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। तो आप 20 क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो आप इस प्रकार से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और उसके अलावा जो है आपको 32 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहेंगे और इस 32 के 160 मार्क्स टोटल हुए। तो इस प्रकार से आप देखिए टोटल 200 नंबर के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अब ये जो क्वेश्चंस आएंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस का कुछ एरिया दिया हुआ है और उसी एरिया से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो इन एरिया को अगर आप कवर करते हैं जैसा कि आपको सिलेबस में दिया हुआ है, तो इन्हीं एरिया से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसमें सेगमेंट जैसे दिया हुआ है A, B, C, D और E, ये 5 क्षेत्र है और इस 5 क्षेत्र से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये 5 क्षेत्र है, जैसे देखिए लाइफ साइंस,
लाइफ साइंस, इसको आप कह सकते हैं जीव विज्ञान। तो लाइफ साइंस, इसके बाद है जैसे फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, इसके बाद है जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइंस, और इसके बाद है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट साइंस, और 5वें नंबर पर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अब इसमें से जो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, ये प्रत्येक में से एक एक क्वेश्चंस रहेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 सेगमेंट हो गया आपका। तो 5 सेगमेंट में से आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी 32 नंबर के एक क्वेश्चंस करने होंगे। एक क्वेश्चंस का 32 मार्क्स वैल्यूएशन होगा, और इस प्रकार से आपको 160 नंबर का ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा। और जो 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो ये टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो प्रत्येक सेगमेंट से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4। तो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइफ साइंस से, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिकल साइंस से, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्रीकल्चर साइंस से, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्वायरमेंटल साइंस से, और 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। और एक एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जो निबंधात्मक रहेगा, ऐसे जैसा रहेगा। उस पर आपकी समझ के साथ साथ आपकी पूरी एक पकड़ होनी चाहिए निबंधात्मक, यानी ऐसे के जैसा लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखना होगा। तो उसकी भी हम आपको तैयारी कराने जा रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो हम आपको सब्जेक्ट के जो बातों को समझाएंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा और उसका क्या आंसर होगा। तो आप जितनी भी बातें पढ़े हैं उसको किस तरीके से वहाँ पर इलेबोरेट करना है, तो आप जितना बेहतर ढंग से इसको लिख पाएंगे, उसी पर आपको नंबर डिपेंड करेगा। तो यानी कि आपको अगर ऐसे लिखने का प्रैक्टिस अच्छा खासा है, तो आप इसमें अधिक नंबर ला सकते हैं। तो ऐसे लिखने की प्रैक्टिस आप स्वयं भी करें और भी पुस्तकों से भी पढ़ें। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको एक से लेकर, मैंने बिगिनिंग से लेकर आखिरी पॉइंट तक देने का कोशिश करेंगे। तो यही रहा हमारा सिलेबस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम लोग आइए झारखंड पीसीएस जेपीएससी का ये जेपीएससी 7th एग्जामिनेशन, 7th मेंस, 7वीं परीक्षा होने जा रही है। जेपीएससी 7th मेंस होने जा रहा है। तो 7वीं मेंस परीक्षा का हम लोग पेपर 6 को डिस्कशन कर रहे हैं, और ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। और अब देखिए कि इसको हम लोग कैसे शुरू करते हैं। तो चलिए बिगिनिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि किस तरह से साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग पढ़ें, कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और सरल प्रकार से, सीधे शब्दों में, सामान्य शब्दों में आप इसको क्या कर सकें, समझ सकें। ये हमारा प्रयास रहेगा कि बेहतर ढंग से हम आपको पढ़ाने का प्रयास करें और आप इसको इजीली समझ सकें। तो आइए इस क्रम को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंस क्या है, साइंस क्या है, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है लाइफ साइंस, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करें। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो साइंस वर्ड है, ये मुख्य रूप से ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड, कई जगह पर आप देखिएगा कि साइंस वर्ड के बारे में लिखा रहेगा कि ये लैटिन वर्ड है। तो लैटिन वर्ड का मतलब हो गया प्राचीन, यानी किसी भी भाषा का प्राचीन शब्द को लैटिन कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर आप कहीं पर भी लैटिन देखिए, तो ये नहीं समझिए कि कोई ये लैटिन कोई देश है जिस देश के लोगों ने, या लैटिन कोई भाषा है जिस भाषा से कोई मतलब कि सब्जेक्ट निकल कर आ रहा है। लैटिन शब्द का मतलब होता है प्राचीन। मूल रूप से ये प्राचीनतम ग्रीक सिविलाइजेशन का ये हिस्सा है। और इसमें साइंस जो है ये ग्रीक भाषा के साइंटिया शब्द से, ग्रीक भाषा के साइंटिया शब्द से साइंस वर्ड डिराइव हुआ, और इसका मतलब होता है नॉलेज।
तो सबसे पहली बात कि साइंस ग्रीक वर्ड साइंटिया से डिराइव्ड हुआ और इसका अर्थ नॉलेज है। डिराइव्ड का मतलब होता है कि जैसे दूध से जो है सो क्या डिराइव्ड हुआ, तो दूध से ही छेना डिराइव्ड हुआ, दूध से ही पनीर डिराइव्ड हुआ, दूध से ही दही डिराइव्ड हुआ, दूध से ही विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनी। तो जिस प्रकार से दूध से विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनी, उसी प्रकार से जो साइंस वर्ड है वह किस शब्द से उत्पत्ति हुई उसकी, तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से ग्रीक भाषा के साइंटिया शब्द से उत्पत्ति हुई है साइंस की। और इस साइंटिया शब्द का अर्थ जो है वह नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से आप कई बार कई सब्जेक्ट जैसे देखते हैं तो आपको लगता है जैसे पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस आपको कुछ थोड़ा अद्भुत सा लगता है कि ये साइंस कैसे हुआ। सोशल साइंस, सोशल साइंस में भी साइंस बोलते हैं, जबकि आपको एक तरफ भ्रम है कि साइंस का मतलब तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। तो फिर ये जो है पॉलिटिकल साइंस कैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस कैसे साइंस हो गया। तो इस साइंस होने के पीछे जो है ये ऑब्जेक्टिव यही है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है यह मुख्य रूप से ग्रीक भाषा के साइंटिया शब्द से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई और उसका मतलब होता है नॉलेज। तो इस प्रकार से हमारे पास जितने भी नॉलेज हैं उसको 3 वर्गों में, जितने भी हमारे नॉलेज हैं इस नॉलेज को हम लोग 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप देखिएगा कि ये जो 3 वर्ग है हमारा, ये सबसे पहला जो ग्रुप है ये है एब्स्ट्रैक्ट साइंस, एब्स्ट्रैक्ट साइंस। दूसरे नंबर पर देखिए हमारा है सोशल साइंस, दूसरे नंबर पर है हमारा सोशल साइंस। और तीसरे नंबर पर है हमारा, इसका नाम है नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। तो ये एब्स्ट्रैक्ट शब्द जो होता है, इस एब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ होता है फिक्टिशियस। एब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ होता है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस शब्द को हम हिंदी में कहते हैं काल्पनिक, यानी जिसका मूर्त रूप संभव नहीं है, यानी जिसको कि आप प्रकट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप अपने कल्पना में ही जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो ये जो है आपका जो है क्या है, एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, काल्पनिक विज्ञान है। तो काल्पनिक विज्ञान का इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट साइंस के अंतर्गत, ये एब्स्ट्रैक्ट साइंस के तहत आपका ये आता है। तो आप देखेंगे इसको कि एब्स्ट्रैक्ट साइंस तो सबसे पहले जैसे कि आप देखिए कि फिक्टिशियस शब्द का अर्थ हुआ काल्पनिक। तो जो चीज को आप संभव, जैसे कि आप देखिए मैथमेटिक्स में आप बोलते हैं, जैसे आप देखिए कि इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जब आप बोलते हैं कि 2, 4, 5, 6 जितने भी नंबर के साथ आपका मैथमेटिक्स क्या है, नंबर के साथ सारा का सारा खेल है। तो आप नंबर कहाँ दिखा सकते हैं? अगर आपको कोई कहे कि कहाँ है 2, कहाँ है 3, कहाँ है 4, कहाँ है 5, तो आपको ना तो कहीं 2 दिखाई दे रहा है ना 3 दिखाई दे रहा है। आप मान लिए कि 2 लड़के हैं, 2 किताब है, 2 कलम है, 2 पेंसिल है, यानी मानी हुई चीज है, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। तो कल्पना में आपने 2 मान लिया, कल्पना है 3, कल्पना है 4, मूर्त रूप में 2 को आप प्रकट नहीं कर सकते हैं। और जब प्रकट करना होता है तो आप बोलते हैं 2 किताब है, 2 कलम है, 2 बच्चे हैं, है ना, 2 मोबाइल है। तो इस तरह से काल्पनिक सब्जेक्ट जो है वो जो है एब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ होता है काल्पनिक, फिक्टिशियस। एग्जाम्पल हो गया मैथ्स। दूसरा हो गया रीजनिंग। रीजनिंग का भी पूरा का पूरा सब्जेक्ट देखिए मान करके ही चलते हैं कि कुछ पतंग हैं, कुछ काले पतंग हैं, उनमें से कुछ कौवा है। इस तरह से आप देखिएगा कि सारा का सारा रीजनिंग जो है ये भी मानी हुई अवधारणाओं पर आधारित है। मैथमेटिक्स भी इसी पर है। जितने भी लैंग्वेज हैं, भाषा हैं, तो लैंग्वेज जितना भी है, ये लैंग्वेज भी तो भाषा ही है। आप मान लीजिए इसको बोलते हैं कि ये पेन है, तो आप पेन बोल रहे हैं, कोई इसको कलम बोलता है, इसका नाम कोई कुछ भी रख सकता है। जो सबसे पहले इसका नाम रख दिया तो नाम क्या है, एक कल्पना का ही चीज है। तो इस तरह से जो कल्पना का जो साइंस है, एब्स्ट्रैक्ट साइंस, पहला नंबर का जो विज्ञान हो गया। विज्ञान को जो हम 3 वर्गों में विभाजित किए, तो सबसे पहला ब्रांच जो हो गया साइंस का, उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट साइंस नाम दिया। एब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ होता है फिक्टिशियस, काल्पनिक, जिसको कि हम
मूर्त रूप से प्रकट नहीं कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत आ गए मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जितने भी लैंग्वेज हैं वो सभी एब्स्ट्रैक्ट साइंस के से संबंधित हो गए। सोशल साइंस का मतलब हो गया कि सोसाइटी से संबंधित स्टडी, जो हमारा समाज है उससे संबंधित स्टडी। अब समाज का एक आज प्रेजेंट है, समाज का एक प्रेजेंट है, तो समाज का एक फ्यूचर है और समाज का एक पास्ट है। तो पास्ट, समाज का जो पास्ट वाला हिस्सा का हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो आ गया आपको हिस्ट्री के अंतर्गत। प्रेजेंट में जो हम स्टडी कर रहे हैं इसके अंतर्गत आ गया इकोनॉमिक्स, इसके अंदर आ गया ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस का संबंध पास्ट से भी है, प्रेजेंट से भी है, फ्यूचर से भी है। इकोनॉमिक्स का भी संबंध प्रेजेंट से भी है, पास्ट से भी है और किससे, फ्यूचर से भी है। तो ये सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में जो है प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसका स्टडी जो है ये हमारा सोसाइटी से संबंधित जो बात है। तो सोसाइटी से संबंधित जो बात है ये सोसाइटी का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से संबंधित बातों का हम अध्ययन किसमें कर रहे हैं, सोशल साइंस में कर रहे हैं। अब जो तीसरा हमारा सब्जेक्ट है वो है नेचुरल साइंस, यानी कि हम नेचर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और हमारा 6 पेपर जो है झारखंड पीसीएस का, वो यही 6 पेपर नेचुरल साइंस है। अगर आप देखिएगा तो आपका पूरा जेपीएससी जो है उसमें आप देखिएगा तो यही सब्जेक्ट्स है। आपको कहीं ना कहीं मैथ्स पूछा, रीजनिंग पूछा, एक कोई लैंग्वेज पूछा, सोशल साइंस के पेपर आएंगे और ये नेचुरल साइंस, जनरल साइंस। तो नेचुरल साइंस का ही दूसरा नाम क्या है, तो इसी का नाम है जनरल साइंस। जनरल साइंस, इस जनरल साइंस के बारे में हम, ये नेचुरल साइंस और जनरल साइंस जो है इसके अंतर्गत हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। अब नेचर में, प्रकृति में जितने भी वस्तुओं से हमारा सामना होता है उसको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं मैटर और दूसरे को हम कहते हैं एनर्जी। तो एक हमारा हो गया मैटर और दूसरा हो गया एनर्जी। तो मैटर और एनर्जी। और इस संसार में अगर आप देखिएगा तो हो क्या रहा है कि पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है और ऊर्जा किस में हो रहा है परिवर्तित, पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है। ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में, पूरे दुनिया में पूरी घटना ही यही हो रही है कि मैटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर। पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होता है और ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित होता है। अब देखिए इसी नेचुरल साइंस के अंतर्गत फिजिकल साइंस आया, कैसे कैसे आया हम सब पर चर्चा कर रहे हैं। और जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन आ सकता है, तो उन टॉपिक से एक जनरल अवेयरनेस, एक प्रशासनिक पदाधिकारी को झारखंड जैसे प्रदेश को चलाने के लिए जब एक प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे तो उनको साइंस का किस स्तर का नॉलेज होना चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी का किस स्तर का नॉलेज होना चाहिए, उनको इन्वायरमेंट और हमारे इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका किस स्तर का नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो झारखंड जैसे राज्य में अपने प्रशासनिक सेवा को बेहतर ढंग से जो है सो क्या कर सके, संचालित कर सके, अपने जीवन काल को संपादित कर सके। तो एक झारखंड पीसीएस के जो अभ्यर्थी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो जा रहे हैं झारखंड पीसीएस में, उनके सामने में चुनौती, चैलेंजेज ये है कि झारखंड को भारत का सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में लाना। तो जेपीएससी के जितने भी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो भी झारखंड प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, इनके सामने में लक्ष्य क्या है कि झारखंड को भारत का जो है सो सबसे अधिक विकसित राज्य कैसे बनाएं, वहां की जनता को, वहां के ह्यूमन रिसोर्सेज और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका किस प्रकार से उपयोग करके वहां के जो जनता है, वहां की जो समाज है, वहां का जो व्यवस्था है उसको किस तरीके से वो इंप्रूव करे, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए, वहां के ह्यूमन रिसोर्सेज जो मानव संसाधन है उसको किस तरीके से डेवलप कराया जाए, ताकि झारखंड का जो स्थान है वह भारत में सब जगहों पर क्या हो जाए, सर्वश्रेष्ठ हो जाए। तो जो आपका लक्ष्य है झारखंड प्रशासनिक सेवा के रूप में, वो ये है कि आप झारखंड को एक बेहतर राज्य के दर्जा में कैसे लाएं। आपके सामने चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को उसका सामना करना है। तो झारखंड में चुनौतियां भी काफी सारी है, उन चुनौतियों से कैसे हम हैंडल करें। तो इन सभी
चुनौतियों को, क्या क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से हम कैसे दो दो हाथ करते हुए झारखंड राज्य को देश का सबसे बेहतर राज्य बनाने का जो आपका लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इसी को लक्ष्य में रखकर आपके सभी प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका उत्तर को लिखने का जो शैली होगा वह भी इसी चीज पर सेंटर्ड रहेगा कि हम अपने नॉलेज से, हम अपने ज्ञान से किस प्रकार से झारखंड राज्य को हम क्या कर सके, विकसित करा सके। तो आइए इसी क्रम में हम लोग जो ये जो पेपर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत नेचुरल साइंस और जनरल साइंस है, हम लोगों ने सब चीजों के बारे में देखा, साइंस क्या है और किस प्रकार से ये आगे बढ़ता है। तो अगर आप साइंस के बारे में देखेंगे तो 2 मिनट हम लोग इस पर आज डिस्कशन कर लें, चर्चा कर लें, फिर आगे बढ़ें कि ये जो विज्ञान है हमारा, जिसको कि हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, नेचुरल साइंस कहते हैं, यह मूल रूप से प्रकृति का अध्ययन है, नेचर का अध्ययन है। और नेचर में हमारा जितने चीजों से सामना होता है उसको हम 2 वर्गों में विभाजित कर देते हैं। एक को हम कहते हैं मैटर, पदार्थ, और दूसरे को कहते हैं ऊर्जा। पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होता है और ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित होता है। कैसे होता है आप ये देखिए कि इस प्रकृति में सूर्य का ऊर्जा जो है ये हमारे वातावरण में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सभी ऊर्जाओं का जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है, सूर्य ऊर्जा है। देखिए सूर्य की किरणें जब हमारी प्रकृति में आती है तो एक छोटा सा बीज, जब एक छोटे से बीज के ऊपर सूर्य की ऊर्जा पड़ती है तो उस ऊर्जा से वह क्या होता है, वह बीज अंकुरित होता है। उसके अंकुरित होने के बाद जर्मिनेशन होता है उस सीड में, फिर वो पल्लवित और पुष्पित होता है, उसमें जो है पत्तियां लगती है, पुष्प लगते हैं, पुनः बीज और फल लगते हैं। तो इस पूरे पौधे में जो ये घटना हो रही है, यह क्या हो रहा है कि सूर्य के ऊर्जा को वह पौधा रिसीव कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया हो रही है पौधे में, और वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित कर रहा है। यानी सूर्य ऊर्जा को किस में बदल रहा है, ग्लूकोज में बदल रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और फिर ग्लूकोज के अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकार, जैसा कि उस पौधे का जेनेटिक मेकअप है उस हिसाब से फिर उसमें उसका निर्माण हो रहा है, जो उसके डीएनए पर निर्भर करता है। तो विज्ञान है तो बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट, लेकिन इसको हम लोग बड़े ही आसान शब्दों से पढ़ेंगे। और इसको पढ़ते समय एकदम एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो बैठने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो इसमें बैठने वाले कैंडिडेट्स हैं, वो कोई वैज्ञानिक नहीं है। वो सभी विषय पढ़कर आए हैं। वो आर्ट भी पढ़कर आए हैं, वो कॉमर्स भी पढ़कर आए हैं, नो डाउट साइंस भी पढ़कर आए होंगे, इंजीनियरिंग पढ़कर आए हैं। तो सभी झारखंड प्रशासनिक सेवाओं में जब जा रहे हैं और सबों के लिए एक जैसा प्रश्न है, इसका मतलब प्रश्न का जो आंसर किया जाएगा वह एक औसत दर्जे का किया जाएगा, और उसका लक्ष्य कहीं ना कहीं यही रहेगा कि एक झारखंड प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में आप झारखंड के क्षेत्र को किस प्रकार से विकसित करा सकते हैं, उस राज्य को आप कैसे जो है उच्चतम श्रेणी में ला सकते हैं, वहां के प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधनों का कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के लिए विज्ञान की पढ़ाई पढ़ी जाती है, ताकि आप वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, और इसी नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत ह्यूमन रिसोर्सेज भी आते हैं, उसका कैसे बेहतर दोहन किया जा सके, कैसे बेहतर प्रबंधन किया जा सके, और इसी को लक्ष्य में रख करके आपको पूरी की पूरी पढ़ाई पढ़नी है। तो इस तरह से आप देखें कि सूर्य ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, उसको प्लांट ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद उसको पदार्थ में परिवर्तित किया, यानी कि एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर। अब वो मैटर के रूप में गेहूं आ गया, धान आ गया, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ गए। अब उस मैटर को जब आप खाते हैं तो आपको फिर एनर्जी मिलता है। तो अब आप सेब खाए, चावल खाए, रोटी खाए, तो जो एनर्जी का प्रोसेस हुआ, यही लाइफ साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है। कैसे डाइजेशन हुआ, कैसे रेस्पिरेशन हुआ, कैसे ऊर्जा मिला, किस प्रकार से कोशिका में काम हुआ। और दूसरी तरफ फिजिकल साइंस में देखिए कि जब इस लकड़ी भी बना, जो प्रकृति ने सूर्य से ऊर्जा ग्रहण किया, पेड़ पौधा, और उस तरह से उसने मैटर का निर्माण किया, तो गेहूं का निर्माण किया, चावल का निर्माण किया, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का निर्माण किया। तो पहले तो पेड़ का निर्माण किया, तो पेड़ भी तो सूर्य ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी, उसको मैटर में कन्वर्ट किया। अब उस मैटर को आप जलाते हैं, लकड़ी को,
तो देखिए आपको हीट मिलता है तो फिजिक्स का चैप्टर हो गया हीट, लाइट मिलता है तो चैप्टर हो गया लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से पदार्थ ही ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है? पदार्थ में परिवर्तित होता है। तो पूरा विज्ञान जो है हम इसी चीज पर केंद्रित है, पूरा का पूरा विज्ञान इसी चीज पर केंद्रित है कि किस प्रकार से प्रकृति में पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होता है और ऊर्जा किस प्रकार से पदार्थ में परिवर्तित होता है। तो अब यहां पर फाइनली आप ये समझिए कि ये जो साइंस है, जिसको कि आप विज्ञान कहते हैं, यह मूल रूप से प्रकृति का अध्ययन है, स्टडी ऑफ नेचर है। यह प्रकृति का अध्ययन है। जो विज्ञान है, साइंस है, यह प्रकृति का अध्ययन है, स्टडी ऑफ नेचर। साइंस क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। और टेक्नोलॉजी जो है जिसको कि आप प्रौद्योगिकी कहते हैं, ये वास्तव में प्रकृति के नियमों का उपयोग है। कि जो प्रकृति के सिद्धांत हैं, प्रकृति के नियम हैं, उन नियमों के उपयोग को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो प्रकृति के अंतर्गत आ गया साइंस, और इस साइंस के नियमों का उपयोग टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो हम लोगों का यही सिलेबस है जो 5 सेगमेंट में हमको पढ़ना है, और ये 5 सेगमेंट इस प्रकृति के हिसाब से। तो एक सेगमेंट तो ये हो गया टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के नियम। और साइंस के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वो लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस। और लाइफ साइंस के अंतर्गत ही जो है वो आपका क्या आ गया? एग्रीकल्चर साइंस आ गया। एग्रीकल्चर साइंस भी किसके अंतर्गत आ गया? लाइफ साइंस के अंतर्गत ही। इन्वायरमेंटल साइंस भी किसके अंतर्गत आ गया? इस लाइफ साइंस के अंतर ही आ गया। तो लाइफ साइंस से ही निकला आपको एग्रीकल्चर साइंस, लाइफ साइंस से ही निकला आपको इन्वायरमेंटल साइंस। तो 3 इस तरह से ब्रांचेज हो गया सब्जेक्ट का, 1, 2, 3, और चौथा हो गया ये फिजिकल साइंस, और ये 5वां हो गया टेक्नोलॉजी। तो यही आपका सब्जेक्ट है, और इसी के बारे में आपको अध्ययन करना है। यही साइंस प्रकृति का अध्ययन, और टेक्नोलॉजी प्रकृति के नियमों का अध्ययन। तो प्रकृति के नियमों का अध्ययन टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी आपका एक टॉपिक हो गया, 5वां टॉपिक। पहला टॉपिक हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, जो ये आपका लाइफ साइंस है, जीवन का सिद्धांत जिसमें पढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत एग्रीकल्चर साइंस और एनवायरमेंटल साइंस। तो देखिए 1, 2, 3। चौथा हो गया फिजिकल साइंस, जिसके अंतर्गत फिजिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे मैटर से जैसे एनर्जी बना तो हीट बना, लाइट बना, साउंड बना। तो अब जो फाउंडेशन है सब्जेक्ट का वो यही है कि नेचर में, प्रकृति में पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होता है और ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित होता है। तो इसी चीज को सेंटर्ड करके आप पूरे के पूरे विज्ञान को पढ़ने का काम करेंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये सिलेबस है। हम समझते हैं कि आपको सिलेबस और सब्जेक्ट में कोई कमी नहीं रह गया। हर जगह से इस 5 क्षेत्र में से 4-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। तो 4-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, तो 5 क्षेत्र है और 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, तो कितने हो गए? 5 × 4, 5 चौका 20 क्वेश्चन, 2-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 40 मार्क्स का टोटल जो है ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और एक एक सेगमेंट से हर जगह से क्या पूछा जाएगा? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसका मार्क्स 32 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो 32 एक नंबर बना, तो 160 को अगर आप 32 से डिवाइड, 160 को अगर 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो एक क्वेश्चन का वैल्यू कितना हुआ? 32 हुआ। तो इस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 32 मार्क्स के एक होंगे, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से 200 नंबर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब यहां पर आप एक बात और गौर करिएगा कि ये जो 32 नंबर का क्वेश्चन है, ये कई क्वेश्चन तो आपको सिंगल ही रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन रहेगा 32 मार्क्स का, और वो 32 नंबर का क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे, सीधा एक क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि झारखंड को विकसित करने के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सूचना प्रौद्योगिकी का क्या इस्तेमाल हो सकता है झारखंड जैसे राज्य को विकसित करने में। तो कभी कभी इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका ऐसा होता है कि किसी एक क्षेत्र को एक टेक्नोलॉजी से जोड़ के क्वेश्चन पूछ दिया, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्षेत्र को
सभी टेक्नोलॉजी से जोड़कर पूछ दिया। अब कैसे पूछा जा सकता है, तो देखिए जितने भी आईएएस और पीसीएस के एग्जाम हो रहे हैं वहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्न पूछे जाने का बस यही तरीका है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं, या कृषि के विकास में या एग्रीकल्चर के विकास में बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है या बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है कृषि के विकास में, या झारखंड जैसे राज्य में बायोटेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है, क्या संभावनाएं हैं झारखंड जैसे राज्य में, जैव प्रौद्योगिकी का क्या संभावना है, किस तरीके से जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर हम झारखंड को विकसित करने में ये टेक्नोलॉजी सहयोग करेगा। तो एक तरह से तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी एक क्षेत्र, और दूसरा होता है कि एक क्षेत्र में सभी टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल। अब जैसे अब इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दे कि कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों का क्या रोल है, यानी क्या क्या रोल है प्रौद्योगिकी, तो अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से आपको मौसम से संबंधित जानकारियां मिलती है कि कब बारिश होगी, कितना धूप पड़ेगा, कितना सूखा होगा, कहां पर किस तरीके का जलवायु है, इसके लिए अलग अलग उपग्रह छोड़े गए, उनके अध्ययनों से आपको पता चल रहा है, मौसम का जानकारी पता चल रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, सैटेलाइट की जानकारियां मिल रही है। फिर आप एक प्रशासनिक सेवा में हैं, तो प्रशासनिक सेवा में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जो है वह अपराध नियंत्रण में भी किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जो है सो एक तरफ कृषि में तो किया ही जा सकता है, दूसरी तरफ किसमें कर सकते हैं, अपराध नियंत्रण में भी कर सकते हैं। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, कई प्रकार के अपराधों का जो साक्ष्य जुटाने में बायोटेक्नोलॉजी का, तो इस प्रकार से बहुत सारे संभावनाओं से भरा हुआ यह विषय है। और इसमें आपके अध्ययन के साथ साथ आपके लेखन का कौशल भी आपको अधिक से अधिक मार्क्स दिलाने में, अधिक से अधिक नंबर दिलाने में जो है सो क्या कहते हैं महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ आप सब्जेक्ट का जो डायमेंशन है उसको भी समझना है। और ये सब्जेक्ट समझने की जो भूमिका है ये दो प्रकार की होगी। एक तो सब्जेक्ट का ज्ञान आपको वर्टिकल होना चाहिए, यानी गहरे में होना चाहिए कि सब्जेक्ट किस तरह से जा रहा है। तो सब्जेक्ट को पढ़ने का दो रास्ता है। एक रास्ता है कि सब्जेक्ट का ज्ञान का वर्टिकल गहराई में उतरना है सब्जेक्ट के, और दूसरा है सब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल स्टडी, यानी व्यापकता क्या है। झारखंड जैसे प्रशासनिक सेवा में जब आप विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का वर्णन करेंगे तो उसकी व्यापकता क्या है, उसकी संभावनाएं क्या है, उसकी समग्रता क्या है, इस पर आपको चर्चा करना है। तो सब्जेक्ट का जो नॉलेज है इसको आपको दो तरह से रिप्रेजेंट करना होगा अपने कॉपी पर, ताकि आप बेहतर नंबर ला सकें। एक तो वर्टिकल डायमेंशन में आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी सब्जेक्ट पर आपको सब्जेक्ट का ज्ञान हो। तो सब्जेक्ट का ज्ञान हो गया वर्टिकल नॉलेज, और उसको किस तरीके से उपयोग करना है, किस किस क्षेत्र में उपयोग करना है, कहां कहां उपयोग करना है, उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, यह जो है इसका हॉरिजॉन्टल जो एरिया हो गया पेपर का। तो इस तरीके से आपको करना है पेपर। और अगर आप इस तथ्य को समझ जाने में सक्षम हैं, अभी जो आप समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट का वर्टिकल नॉलेज क्या है और सब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल नॉलेज क्या है, हम समझते हैं कि आप बेहतर समझ रहे हैं कि वर्टिकल नॉलेज का मतलब हो गया सब्जेक्ट का डायरेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट की सीधी गहराई। सब्जेक्ट डायरेक्ट क्या कह रहा है, यह हुआ सब्जेक्ट का वर्टिकल नॉलेज। और सब्जेक्ट का जो उपयोग है विभिन्न क्षेत्रों में, जो एक प्रशासनिक सेवक को चाहिए, वह सब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल नॉलेज है। और यहां पर इस पेपर में आपको बेहतर नंबर लाने के लिए आपको इन दोनों का समन्वय जरूरी है। किस तरीके से दोनों को आप जो है सो मिक्सअप कर पाते हैं, किस प्रकार से इस दोनों क्षेत्र को आप एक साथ अपने कॉपी के पृष्ठभूमि पर उतार सकते हैं, इसी कला को विकसित करने का प्रयास हम आने वाले क्लासेस में आपके साथ करने जा रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि सब्जेक्ट की जो भूमिका है, जो आपके पेपर का जो एनालिसिस है, जो ट्रेंड एनालिसिस था, इसको आप बेहतर ढंग से समझे। और आइए अब हम लोग इस सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट का नाम है लाइफ साइंस। जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है लाइफ साइंस, तो टॉपिक का नाम आपके चैप्टर में दे दिया है लाइफ साइंस। अब इस लाइफ साइंस को अगर आप गहरे में समझिए
तो ये दरअसल लाइफ साइंस कुछ भी नहीं है, ये बायोलॉजी का स्टडी बता रहा है आपको। बायोलॉजी को ही क्या बोलते हैं आप? लाइफ साइंस बोलते हैं। तो हम लोग जब बायोलॉजी कहीं पर सिलेबस रहता है तो उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि बायो शब्द का अर्थ होता है लाइफ, बायो शब्द का अर्थ होता है लाइफ, और लॉजी शब्द का अर्थ होता है साइंस। तो लाइफ साइंस, लाइफ को हम लोग कहते हैं जीव, जीवन, और साइंस शब्द को कहते हैं विज्ञान। तो लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है। तो अब देखिए यहां पर एक झारखंड पीसीएस जो है ये आपके मेहनत का किस प्रकार से वेटेज देने जा रहा है, ये आपके मेहनत का किस प्रकार से वेजेस देता है। तो देखिए झारखंड तो वैसे भी श्रमिकों का क्षेत्र है, वहां पर कई सारे कोल माइंस हैं, डिफरेंट हिंदुस्तान के जो जितने भी माइंस हैं, तो माइंस मूल रूप से कहाँ है? झारखंड ही है। तो वहां का जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है उसमें आपके एक एक मेहनत का जो है सो देखिए कि किस प्रकार से जो भी आप उसमें मेहनत कर रहे हैं वो कैसे फ्रूटफुल होगा, इस पर बहुत ज्यादा गौर किया गया है कि आपका कोई भी मेहनत व्यर्थ ना हो। यानी आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्टिविटी होती है सब्जेक्ट की, जो उसका जो एकदम तथ्यात्मक ज्ञान होता है, यह भी व्यर्थ ना जाए। इसलिए हर टॉपिक से आपको 4 क्वेश्चन जो है ये क्या पूछा जा रहा है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी आपने जो भी गहरे में अध्ययन किया, जो तथ्यात्मक अध्ययन किया, वो तथ्यात्मक अध्ययन आपका व्यर्थ ना हो, तथ्यात्मक अध्ययन आपका व्यर्थ ना हो, इसीलिए आपको जो है सो क्या पूछा जा रहा है? आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि आपको इस बात का जरा सा भी मतलब जो आपका लेबर है, जो आपका मेहनत है, वो व्यर्थ नहीं जाए। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया। और इस तरह से किसी भी टॉपिक का, चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ए, बी, सी, डी या ई किसी भी टॉपिक से पढ़ रहे हैं, तो हर टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, 4-4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप जब इसको अध्ययन करने के दरमियान जो तथ्य आपने हासिल किया, ये तथ्य का नॉलेज, ये तथ्य का मेहनत आपका व्यर्थ ना जाए, इसीलिए देखिए आपको हर जगह से क्या पूछा जा रहा है? हर जगह से जो है आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा रहा है। हर जगह इसका 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स है। तो टोटल आपको जो है 8-8 करके जो है हर जगह मिल रहा है। तो इस प्रकार से 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके मेहनत के साथ जस्टिफिकेशन कर रहा है। जेपीएससी झारखंड पीसीएस आपके मेहनत का जस्टिफिकेशन कर रहा है, न्याय कर रहा है कि आपने जो मेहनत किया वह मेहनत व्यर्थ ना जाए। यानी आप सब्जेक्ट को पढ़ने के दरमियान जो सब्जेक्ट के तथ्य इकट्ठा किए वो तथ्य से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप जो भी मेहनत करेंगे उसका पूरा का पूरा फल देने के लिए यह बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, आपके पढ़ाई को जो वहां बैठे हुए लोग हैं, जो ऊपर बैठे हुए मिनिस्टर हैं, जो बैठे हुए सेक्रेटरी हैं, वो ठीक है पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। आपके एक एक दिन के मेहनत का, आपके एक एक पेज के पढ़े हुए एक एक शब्द का जो वैल्यू है वह ये इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा मेंस में भी दिया रहा है। यह सुविधा और किसी पीसीएस एग्जाम में नहीं है, सिर्फ झारखंड पीसीएस में ही है, क्योंकि झारखंड में श्रम का बहुत महत्व है। वहां पर बहुत ज्यादा श्रमिक हैं, वहां पर श्रम को कभी व्यर्थ नहीं समझा जाता है। इसलिए श्रममेव जयते, यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको कोई भी इस परीक्षा में पास करने से रोक नहीं सकता है। तो हम तो बस यही कहेंगे, आओ मेहनत को अपना ईमान बनाएं, अपनी हाथों से अपना भगवान बनाएं। आप सिर्फ मेहनत करने के लिए शुरू होइए, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। और देखिए कि आपके द्वारा किया गया है एक एक मेहनत, एक एक दिन का मेहनत, एक एक पन्ने का मेहनत, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आएगा। इसलिए आप कहीं पर भी मेंस को पढ़ते समय में तथ्यों को शामिल करने से, तथ्यों को ध्यान में रखने से कभी आप स्किप ना करें, वंचित ना हो, इसके लिए आपके सामने में ये देखिए। तो अब जैसे कि आप देखें कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, तो बायोलॉजी, बायो शब्द का अर्थ होता है लाइफ और लॉजी शब्द का अर्थ होता है साइंस। लाइफ माने जीव, जीवन, और साइंस माने विज्ञान। टॉपिक का नाम यही है ना, लाइफ साइंस। अब देखिए ये जो बायोलॉजी टर्म है, जो जीव विज्ञान जो आपका शब्द है, तो ये जो बायोलॉजी टर्म है आपका, ये जो टर्म दिया बायोलॉजी, तो ये टर्म बायोलॉजी, ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम है लेमार्क एंड ट्रेविरेनस।
तो जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन, ये जो जीव विज्ञान है इसको हिंदी में भी हम लिख देते हैं ताकि जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हों उनको ये ना लगे कि हिंदी एस्केप हुआ। तो जीव विज्ञान शब्द, तो जीव, देखिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपका कवर हो रहा है तो ये सभी ज्ञान आपको काम आएगा। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रतिपादन करने वाले साइंटिस्ट का नाम हो गया लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया। और जीव विज्ञान शब्द का अर्थ जो है यह आपके सिलेबस का हेडिंग ही है। जीव माने बायो माने लाइफ और साइंस माने विज्ञान। तो जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस, और इससे सिलेबस आपका आया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बना। इसके बाद देखिए कि एक ट्रेंड चला है कि ये जो हम लोग जैसे मानव सभ्यता जो था ये किस तरीके से डेवलप हुआ। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली मतलब कि आप समझिए कि कैसे मानव का बने। हम बंदर से धीरे धीरे मनुष्य बने, बंदर में विकास हुआ, जो विकासवाद का सिद्धांत है। बंदरों में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, फिर वो मानव बना। फिर वो मानव पहले अरण्य में रहता था, जंगल में रहता था, और जंगल में उसने क्या किया? आग का खोज किया। आग के खोज के बाद वह पका हुआ भोजन करने लगा। पका हुआ भोजन करने से जो पाचन की प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा व्यर्थ होती थी, वह ऊर्जा सकारात्मक जो है सो क्या हुआ? सकारात्मक डायरेक्शन में गया, और वह अपने सोचने का दायरा बढ़ाया। आप आगे जीव विज्ञान में देखेंगे कि मानव अन्य जीवों से क्यों विकसित है। तो क्योंकि इसके मस्तिष्क का सेरिब्रम जो है यह सबसे अधिक विकसित हो गया। तो मस्तिष्क के सेरिब्रम के विकसित होने से ही मानव क्या हो गया? अन्य जीव जंतुओं से अधिक विकसित हो गया। बाकी मानव भी वैसे ही प्रकृति का एक मेंबर है जैसे अन्य जंतु हैं। तो मानव इसलिए विकसित हो गया क्योंकि मानव के मस्तिष्क का सेरिब्रम विकसित हो गया। और सेरिब्रम के विकसित होने से क्या हुआ? इसके अंदर सोचने की, समझने की और सीखने की कला विकसित हुई। साथ ही साथ दूसरा क्या इसके अंदर विकसित हुआ कि मानव अपने उंगलियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप देखिए कि कोई भी जानवर जो है उसका उंगली इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन आपका उंगली का इस्तेमाल होने लगा। इससे क्या हो गया कि आप हथियार को ग्रिप कर सके, पकड़ सके, आप हथियार का निर्माण कर सके, आप टूल्स बनाने लगे। टूल्स के जरिए आप धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली आप एक एक टूल्स को अभी आप लिखने में दक्ष है तो लिखना, जिसकी लिखावट अच्छी है, आप किसी उसकी कॉपी को देखते ही क्या समझते हैं? ये बहुत अच्छा लड़का है, कितना अच्छा राइटिंग लिखा। तो ये राइटिंग की जो कला है यह मूल रूप से किसका फंक्शन है? उंगलियों की कला है। तो जिसका उंगलियों की कला विकसित हो गई उसका कॉपी, आप जब आप पेपर देते हैं तो आप तो वहां प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। पहले नंबर में तो आपका कॉपी ही जांच करके आपको बुलाता है इंटरव्यू के लिए। तो जो उंगलियों का इस्तेमाल, तो देखिए आप विज्ञान में मानव जिस प्रकार से विकसित हुआ है, यदि इसी मूल सिद्धांत को अगर आप ध्यान में रख लें तो आप नंबर 1 पोजीशन पर आने जा रहे हैं। और आप नंबर 1 पोजीशन पर ही आए, यही हमारी इच्छा है, यही हमारा कामना है। और देखिए भाई, पुराने जमाने में गुरु द्रोणाचार्य हुआ करते थे, तो उनके शिष्य अर्जुन के रास्ते में वो एकलव्य आ गया, तो द्रोणाचार्य जी उसका अंगूठा कटवा दिए। हम तो कलयुगी टीचर हैं भाई, आपको पास कराने के लिए अगर आपके रास्ते में कोई आ जाए तो हम उसका गर्दन कटवा देंगे। इसलिए आप घबराइए नहीं किसी प्रकार से। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपको नियोजित होना है, इसके एक एक बात को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उंगलियों का इस्तेमाल यदि आप बेहतर कर सके तो आपकी लिखावट अच्छी हो गई। तो मानव जो विकसित हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वह अपने उंगलियों का इस्तेमाल कर सका। इससे वह हथियार बना सका, हथियार चला सका, नए नए टूल्स बना सके। हथियार बनाने वाले टूल्स का निर्माण किया। उसने खेती शुरू की, खेती में जो अलग अलग टूल्स थे उसका उपयोग शुरू कर पाया। और इस प्रकार से मानव जो है वह धीरे धीरे क्या होने लगा? वह धीरे धीरे स्लोली विकसित होने लगा। और इस प्रकार से उसके जो नॉलेज आए, उस नॉलेज को क्रमबद्ध किया। तो इस क्रम में मानव चूंकि बहुत संवेदनशील व्यक्ति है और यह बहुत ही अनुग्रह और कृपाओं को मानने वाला व्यक्ति, इसलिए हम लोग देवता की पूजा करते हैं। आप देखिए बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड वर्ल्ड है तो वो भी जो है सो क्या कहते हैं, भगवान को पूजता है एज ए चर्च, एज ए मस्जिद, एज ए मंदिर, एज ए गुरुद्वारा।
और जो कबीला जंगलों में रहता है, आप देखे होगा पिक्चर वगैरह में कि वहां पर वो पेड़ पौधे की जो देवता हैं, जो हमारे प्रकृति में जो आप देखिएगा हमारे कई सारी चीजें हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम सबके एहसानों को मानते हुए चलते हैं, सबके कंट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, साथ लेकर चलते हैं। तो इसी क्रम में जो लोग जो पहले जो आए, जिन्होंने नॉलेज को संग्रहित किया और हमें बताया कि ये सब्जेक्ट इस तरह से पढ़ना चाहिए, ये सब्जेक्ट के बारे में ये उन्होंने बहुत सारे मेहनत करके इंफॉर्मेशन जुटाए, हम उनको कुछ नहीं दे सकते हैं तो उनका नाम को याद करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और इसी क्रम में जो जीव विज्ञान शब्द किसने प्रतिपादन किया, तो उसका नाम पर प्रश्न पूछ करके आपसे इस बात को जो है सो क्या कर रहा है, उन सभी वैज्ञानिक, उन सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहा है। तो इसी क्रम में एक नया ट्रेंड चला और हम लोग सभी सब्जेक्ट में, प्रत्येक विषय में उस विषय के जनक को याद करते हैं, उस सब्जेक्ट के फादर को याद करते हैं। और फादर का मतलब यह हुआ कि आरंभिक दिनों में जो उस सब्जेक्ट को एक प्रारूप दिया, एक उसको एक ढांचागत दिया, उसके सिलेबस को डिफाइन किया, उससे संबंधित तथ्यों को, उससे संबंधित ज्ञानों को जिसने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके हमारे समाज के सामने प्रस्तुत किया, तो उन सभी महानुभावों को हम लोग श्रद्धांजलि देना शुरू किए। तो इस प्रकार से जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन तो लेमार्क ने किया, लेकिन जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में जाना जाता है अरस्तु। अरस्तु यानी कि एरिस्टोल। देखिए बच्चे, आज जरा सा मैं आपको थोड़ा ज्यादा जो इस पर चर्चा कर दिया, तो ये चर्चा ज्यादा करने के पीछे यही है कि आप अपने जो सब्जेक्ट में जब कॉपी लिखेंगे तो उसमें आपकी ये दृष्टि दिखनी चाहिए, आपका प्रकृति के प्रति जो है आभार दिखना चाहिए। और आप ये आभार कैसे प्रकट करेंगे, तो जो पीछे जो वर्क किए हुए हैं, जो पीछे जो लोग काम किए हुए हैं, उनको आप ये थैंक्स गिविंग करने का जो प्रोसेस है हमारे सब्जेक्ट में, इसी के जरिए आप उनको थैंक्स कर सकते हैं, धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं, आभार प्रकट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आगे आपका काम सेवा ही है। आप इस प्रशासनिक सेवा में जो जा रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है जो जनता आपके सामने है, उसको किस प्रकार से आप अपने ज्ञान से, आप अपनी सेवा से, आप अपने कर्म से अपने क्षेत्र को, अपने क्षेत्र की जनता को, अपने क्षेत्र के संसाधनों का किस प्रकार से बेहतर विकास कर सकें और उसका कुशल प्रबंधन कर सके, इसी का नाम प्रशासन है। और झारखंड प्रशासनिक सेवा में जो आप लोग आ रहे हैं बच्चे, आप सबों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं इस जोहार एजुकेशन कैंपस के प्लेटफॉर्म पर। और अब तैयार हो गया है आपका साइंस का सब्जेक्ट। अब आज तो हम लोग इसका फाउंडेशन रखे सब्जेक्ट का, और इस तरह से जो है सो हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग इसके सभी सिलेबस को देखेंगे और बड़े ही आसानी से, बड़े ही सहजता से, बड़े ही सामान्य रूप से हम लोग इस पूरे विषय को पढ़ते हुए चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब जो है इस सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से जो है क्या कर लिए, अध्ययन कर लिए। और इस तरह से आप धीरे धीरे करके रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिएगा। सिर्फ 1 घंटा आप समय निकालिए, 1 से 1.5 घंटा, और 1 से 1.5 घंटा आप हमारे लेक्चर को रोज सुनेंगे और देखिएगा कि आपको दोनों प्रकार का जो है ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, बौद्धात्मक और तथ्यात्मक, इस सभी प्रकार के प्रश्नों का एक बेहतर ज्ञान होगा। और उसके बाद आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो दोनों प्रकार की चीज़ों का हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें जो सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्टिविटी है उस पर भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहा है, और जो डिस्क्रिप्टिव है जिसमें आपका समझ बूझ, जो बोधात्मक ज्ञान है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और इस तरीके से आप के मंगल कामना के साथ आज हम लोग यहीं इस सब्जेक्ट को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।